नमस्कार। जब हम भारत के विशाल एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो क्या कभी ये सवाल मन में आता है कि इसकी जड़ें, इसकी बुनियाद आखिर कहाँ है? आज हम उन्हीं ऐतिहासिक दस्तावेजों के सफर पर चलेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी और जिनका असर आज भी हम सब महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सिर्फ कुछ नियमों और कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है बड़े बड़े विचारों की, उनके टकराव की और उन फैसलों की जिन्होंने भारत का भविष्य तय किया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के भारत से। उस वक्त ब्रिटिश शासन एक बहुत बड़े सवाल से जूझ रहा था कि यहाँ के लाखों लोगों को आखिर कैसे और क्या पढ़ाया जाए। ये एक ऐसा सवाल था जिसमें भारत के आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने की ताकत थी। इस पूरे सफर में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। मैकाले के विवादित मिनट से लेकर वुड के डिस्पैच तक। फिर हम देखेंगे गांधी जी की क्रांतिकारी योजना और आखिर में आजाद भारत के पहले शिक्षा आयोगों को। हर पड़ाव अपने आप में एक नई दिशा दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर्फ एक दस्तावेज ने भारतीय शिक्षा में एक ऐसी बहस छेड़ दी जो सच कहूं तो आज तक पूरी तरह से बुझी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मैकाले के 1835 का वो मशहूर मिनट ऑन एजुकेशन। अब ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये एक तरह का वैचारिक बम था जिसने भारतीय शिक्षा की दिशा और पहचान पर बहुत गहरा असर डाला। देखिए, उस वक्त 2 खेमे थे जो आमने सामने खड़े थे। एक तरफ थे एंग्लिसिस्ट्स, जिनका मानना था कि तरक्की का रास्ता सिर्फ वेस्टर्न साइंस और अंग्रेजी भाषा से ही होकर जाता है, और दूसरी तरफ थे ओरिएंटलिस्ट्स, जो भारत की अपनी भाषाओं और ज्ञान को बचाना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी की बहस नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक युद्ध था। इस वैचारिक जंग में मैकाले का जवाब एकदम साफ और उतना ही विवादित था। उनका मकसद एक ऐसा इंडियन क्लास तैयार करना था जो दिखने में खून से तो भारतीय हो, लेकिन जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसकी पसंद सब कुछ अंग्रेजी हो। इसी सोच को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा गया। मतलब आइडिया ये था कि आप ऊपर के कुछ गिने चुने लोगों को पढ़ा लिखा दो और ज्ञान अपने आप छन छन कर नीचे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? तो मैकाले के करीब करीब 20 साल बाद, साल था 1854, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नया डॉक्यूमेंट सामने लाया गया, वुड्स डिस्पैच। ये मैकाले के एक तरफा नजरिए से आगे एक ज्यादा बैलेंस्ड और एक बड़ी योजना की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, आखिर इसे इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया? वो इसलिए क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। पहली बार ये पूरे भारत के लिए एक डिटेल्ड, एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम का ब्लूप्रिंट था। तो आखिर इसमें था क्या? क्या नया था? इसने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाने की सिफारिश की। इसने अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी महत्व दिया और हर प्रांत में एक सिस्टमैटिक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने का सुझाव दिया। एक तरह से एक संगठित सिस्टम बनाने की दिशा में यह बहुत ही बड़ा कदम था। तो फिर इसका असर क्या हुआ? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ इसने एक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, यूनिवर्सिटीज बनाई और तो और महिला शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों को भी उठाया, लेकिन दूसरी तरफ ये शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने में एक तरह से कहें तो नाकाम रहा और इसका झुकाव अब भी वेस्टर्न मॉडल की तरफ ही ज्यादा था। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे जैसे भारत में आज़ादी की आवाज़ बुलंद होती गई, ये सवाल भी बड़ा होता गया कि एक आज़ाद भारत की अपनी शिक्षा आखिर होगी कैसी? क्या वो अंग्रेज़ों के बनाए मॉडल पर ही चलेगा या फिर कोई नया रास्ता तलाशेगा? और इसी माहौल में महात्मा गांधी ने एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। 1937 में उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की योजना पेश की। ये एक ऐसी शिक्षा थी जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हो, औपनिवेशिक मॉडल से बिल्कुल जुदा। गांधी जी का विचार सुनने में बहुत सीधा था, लेकिन था बहुत गहरा। सबके लिए मुफ्त शिक्षा, वो भी अपनी मातृभाषा में। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी बात थी वो ये कि पढ़ाई को किसी हुनर, किसी क्राफ्ट से जोड़ा जाए ताकि छात्र सीखते सीखते आत्मनिर्भर भी बन सकें। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर जिंदगी की शिक्षा थी। और फिर वो दिन आया, 1947। भारत आजाद हो गया। ये सिर्फ एक सियासी आजादी नहीं थी, ये अपने फैसले खुद लेने की आजादी थी।
अपनी किस्मत और अपनी शिक्षा व्यवस्था को खुद बनाने की आज़ादी। अब भारत अपने लिए फैसले कर सकता था। आज़ादी के बाद अब असली चुनौती सामने थी। कैसे इस औपनिवेशिक विरासत पर एक नई, आधुनिक और पूरी तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली बनाई जाए। ये किसी नए देश को बनाने जैसा ही बड़ा काम था। तो इस नए दौर में कई बड़े कमीशन बनाए गए जिन्होंने शिक्षा की दिशा तय की। 1952 के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से लेकर 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तक हर कदम का लक्ष्य था बराबरी, मॉडर्नाइजेशन और शिक्षा को हर दरवाजे तक पहुंचाना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमेशा से बदलता रहा है, औपनिवेशिक फरमानों से लेकर राष्ट्रीय आकांक्षाओं तक। हर दशक अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया और ये सुधार का सफर आज भी लगातार जारी है। मैकाले के समय से लेकर आज की मॉडर्न पॉलिसी तक एक सही शिक्षा प्रणाली की खोज हमेशा से जारी है और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आने वाले कल के भारत के लिए शिक्षा का सही रूप क्या होना चाहिए? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।